हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों से संबंधित। तो राजस्थान की नदियों से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। किस तरीके से विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इसके हिसाब से अपन समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमने जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसको हमने कितने भागों में विभाजित किया है? राजस्थान की नदियाँ हैं इसको हमने 3 भागों में। एक हमने किया था आंतरिक अफवाह की नदियाँ, वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर दोनों में से कहीं पे भी नहीं लेके जाती है, वो आंतरिक अफवाह की नदियाँ कहलाती है। एक हमने विभाजित किया था अरब सागर में, जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, वे अरब सागर नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। एक हमने विभाजित किया था बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र की नदियाँ। तो इसके अंतर्गत हमने जो अरब सागर की नदी तंत्र है, अरब सागर की जो नदियाँ हैं उसको हमने इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था। एक पढ़ी है लूणी, साबरमती पढ़ी थी, लूणी पढ़ी है, साबरमती पढ़ी है, पश्चिमी बनास पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी? एक और हमने पढ़ी थी जिसको हमने कहा था माही नदी करके। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे चंबल नदी, चंबल व उसकी सहायक नदियाँ। एक पढ़ेंगे बनास नदी। वैसे तो ये बनास चंबल की सहायक है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी नदी है, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी तंत्र, जो बाणगंगा जो नदी है वो पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे गंभीरी नदी है, गंभीर करके नदी आती है, ये गंभीरी नहीं है, गंभीर नदी है, ये अलग से नदी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है वो हम शुरू कर रहे हैं, जिसका हमारा है पार्ट है जो कि पहला है। इसके अंदर मुख्य रूप से चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये अफवाह तंत्र, वैसे इसको तो हमने वैसे पहले भी इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ रखा है। तो चलिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, ये इसकी क्या है? विशेषता है। इसकी बंगाल की खाड़ी के जो नदी तंत्र है उसकी हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं। ये नदियाँ, कौन सी नदियाँ? जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं, ये नदियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? चलिए दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारे पास, एक प्रकार से मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये हमारे पास ये है इंडिया का मैप है। ये क्या है? ये इंडिया का मैप है। इस तरफ हमारे पास क्या पड़ती है? इस तरफ हमारे पास अरब सागर पड़ता है, और इस तरफ पड़ता है बंगाल की खाड़ी पड़ती है। जो नदियाँ अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? जो नदियाँ है वो अपना जल अगर बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है तो वे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र की नदियाँ कहलाएगी। जो अरब सागर में लेके जाती, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है वो बंगाल की खाड़ी की, और जो अरब सागर में लेके जाएगी वो अरब सागर की। और जो कहीं इन दोनों के बीच में ही आके अटक जाती है, मतलब न तो इनका जल यहाँ तक पहुँच पाता है न यहाँ तक पहुँच पाता है, वो आंतरिक अफवाह की नदियाँ कहलाती है। कौन सी? आंतरिक अफवाह। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें
तो ये कितनी आती है, ये 60% आती है। अरब सागर लगभग 16% नदियाँ हैं वो राजस्थान की अरब सागर में चल ले जाती है, और जो 24% नदियाँ आती है, ये मैंने वैसे तो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें इसी के बारे में, तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 24% है। यहाँ पे हमने चर्चा की ना, ये बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है, इसका ये देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है, इसको हमने कितना बताया, हमने बताया है 24%। तो लिख लेते हैं, यह राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र आता है। कुल अफवाह तंत्र यानी राजस्थान के टोटल ड्रेनेज सिस्टम है, कुल अफवाह तंत्र का कितना भाग है, कुल अफवाह तंत्र का 24% है। 24% भाग है, लगभग कितना है, 24%। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। राजस्थान की सर्वाधिक नदियां, राजस्थान की जो सर्वाधिक नदियां हैं, मतलब जो 24% है, राजस्थान की सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है उसके अंतर्गत आती है। और अगर हम आगे इसके बारे में और देखें, तो ये जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बंगाल की जो खाड़ी की जो नदियां हैं, इसमें अगर हम प्रमुख नदियां देखें, तो वैसे तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कौन कौन सी। एक हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे बाणगंगा पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे गंभीर नदी। ये 4 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये तो वापस वही आ गया बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ स्लाइड, ये स्लाइड भी हटा ही देता हूँ। चलो अब हम शुरू करते हैं चंबल नदी तंत्र। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान या जो जाल बनाया गया है, जो तंत्र का निर्माण हो रहा है, उसे चंबल नदी तंत्र कहा जाता है। चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो जाल है, जो जाल बना हुआ है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही चंबल नदी तंत्र कहा जाता है। और अगर हम आगे इसके बारे में देखें, तो ये जो चंबल नदी है, इसे विश्व विरासत हेतु नामित नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विश्व विरासत। विश्व की ये क्या है, ये धरोहर है, ये विरासत है। विश्व विरासत हेतु नामित नदी कौन सी हो जाएगी, विश्व विरासत हेतु नामित नदी है वो हो जाएगी चंबल नदी हो जाएगी। तो हमें 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है, ये तो वैसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या याद रखना है, केवल विश्व विरासत हेतु नामित नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा हमारे पास, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अगर हम आगे और डिटेल में देखें, तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो बनता है चंबल नदी तंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अगर हम अन्य नामों की चर्चा करें, तो इसके अन्य नामों की सूची में हमारे पास जो पहला नाम आता है, वो इसका नाम आता है चर्मण्णवती। क्या नाम मिलता है, चर्मण्णवती। यानी इसके ये जो नदी है, इसके अंदर केमिकल आता है ना, ये जो नदी है वो पहाड़ों से वगैरह निकलती है, पहाड़ों से वगैरह गुजरती है, तो जो पहाड़ों के जो जैविक पदार्थ है, जो पौष्टिक है, जो लवण है, जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं ना, वो इस नदी के जल में मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इसमें स्नान करने से जो चर्म रोग है, जो
स्किन की जो एलर्जी वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है, इसलिए इसे चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता है। इसका एक और अन्य नाम आता है, वो आता है राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु होती है ना, वो हर टाइप से बोल तो खुशहाली प्रदान करती है। तो ये जो चंबल नदी है इसका बहुत सारे यूज है। ये एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके बहुत सारे प्रॉफिट है। पशुपालन मछली पालन भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, कृषि के लिए भी उपयोगी है। इसके ऊपर बहुत सारे, ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रावत भाटा वगैरह बहुत सारे इसके भी प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई? ये हो गई राजस्थान की कामधेनु। इसका जो उद्गम होता है वो एमपी के जानापाव की पहाड़ियों से होता है। मतलब एक प्रकार से ये मालवा से निकलती है, मालवा का जो पठार है ना वहाँ से निकलती है, इसलिए इसे कहा जाता है मालव गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मालव गंगा या मालव की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मालव की गंगा, ये इसके अन्य नाम है या उपनाम भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या उपनाम हमने चर्चा की है? हमने की है चर्मण्यवती, राजस्थान की कामधेनु और मालव गंगा। अगला चंबल नदी के बारे में जो पॉइंट बनता है वो बनता है नित्यवाही नदी। नित्यवाही का अर्थ क्या हुआ? इसके अंतर्गत दो शब्द है, देखिए, एक है नित्य और एक है वाही। नित्य का अर्थ क्या हुआ? नित्य का अर्थ होता है एक प्रकार से रोजाना, रोजाना या हर समय, डेली। वाही यानी बहना। तो ये नदी कैसी नदी है? ये रोजाना बहने वाली नदी है, यानी एक प्रकार से ये कैसी नदी है? यह बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी यानी जो वर्ष भर बहती रहती है। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ हुआ यह यह कौन सी? चंबल नदी। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चंबल नदी बारहमासी नदी है, बारहमासी या वर्ष भर बहने वाली नदी है। कैसी नदी है? वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो चंबल नदी है वो नित्यवाही या बारहमासी या वर्ष भर बहने वाली नदी है। आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारे पास जो चंबल नदी तंत्र है, जो चंबल नदी है, ये तंत्र हटा देते हैं। क्या है? ये तंत्र हम लोग हटा देते हैं। जो चंबल नदी है इसका एक बार अगर हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, अगर हम डायग्राम बनाने में सक्सेस हो गए तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, कि हमें जो चंबल नदी है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये चंबल नदी है, ये मान लेते हैं। ये कौन सी नदी है? ये हमारे पास है चंबल नदी। तो जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हमने कहा, ये कौन सी नदी है? ये है चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हमने करवाया है? जो चंबल नदी, इसका उद्गम हमने करवाया है जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जहानापाव की पहाड़ी, एमपी से इसका है जो उद्गम होता है। इसका उद्गम होने के बाद इसके अंदर सबसे पहले एक नदी आके मिलती है जिसका नाम मिलता है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी ये मध्य प्रदेश में ही चंबल में मिलने वाली नदी है। फिर हमारा जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो शुरू होता है यहाँ से। इसका जो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो होता है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है? चौरासीगढ़ पड़ता है चित्तौड़ में। चित्तौड़ से इसका है जो प्रवेश हो वो राजस्थान में होता है। फिर इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, ये इस तरीके से एक नदी आके मिलती है। इस कलर से कर लेते हैं। इस तरीके से एक नदी आके मिलती है यहाँ पे। इस नदी का नाम है बामणी नदी। कौन सी नदी? नदी का नाम है बामणी नदी। ये बामणी नदी और ये जो चंबल नदी है, इन दोनों के किनारे, मतलब ये वाला जो इसका जो मिलन बिंदु है,
इस जगह पे एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है बैसरोडगढ़ दुर्ग पड़ता है। कौन सा दुर्ग आता है? बैसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सी नदी के संगम पर? बामणी और क्या नाम है? बामणी और जो चंबल नदी है इसके संगम पर। फिर इसके दो और नदियां आके मिलती है। एक का नाम है बामणी ईज गुंजाली। किस तरीके से याद रखेंगे? बामणी ईज गुंजाली, इस तरीके से याद रखेंगे। बामणी ईज गुंजाली, ये दो सहायक नदियां किसकी है? वो हो जाएगी चंबल की सहायक नदियां हैं। फिर और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रेड कलर से ले लेते हैं, दो नदियां आती है। एक आती है घोड़ा पचाड़ नदी और एक आती है मांगली नदी। ये दोनों आगे जाके मेज नदी बन जाती है और ये मेज नदी आके चंबल में मिल जाती है। कौन कौन सी नदी हमने कहा? हमने कहा मांगली और जो घोड़ा पचाड़ नदी है। कौन सी नदी है? घोड़ा पचाड़। ये घोड़ा पचाड़ दो जगह पे आती है। एक जब हम परवन नदी पढ़ेंगे वो भी दो धारा के रूप में निकलती है, वहाँ पे भी घोड़ा पचाड़ नदी आती है। ये दोनों मिलके आगे जाके इसका ये जो है किस तरीके से बन जाएगी? ये बनेगी मेज नदी का रूप धारण कर लेगी और ये है जो कहाँ पे निकल जाएगी? ये निकल जाएगी चंबल नदी में। इसका जो है मिलन है वो हो जाएगा। ये जो मांगली नदी है, मांगली और क्या है, एक तरीके से एक इसकी कुराल के नाम से भी इसी की सहायक नदी आती है। ये जो मांगली नदी है इसके ऊपर इसका एक जो बांध आता है जिसे कहा जाता है भीमलत बांध। आप ध्यान में रखेंगे, हाँ मैंने यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे। भीमलत जो जलप्रपात है वो मांगली नदी के ऊपर है। कहाँ पे है? मांगली नदी के ऊपर। और अगर हम देखें तो इसके ऊपर इस तरीके से बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम होता है। बनास, सीप और ये कौन सी है? चंबल। इसका त्रिवेणी संगम होता है जिसे कहा जाता है रामेश्वरम। कहाँ पे होता है? रामेश्वरम में इसका जो है त्रिवेणी संगम होता है। फिर आगे जाके यहाँ से ये यमुना में मिल जाती है और ये जो यमुना है वो कहाँ मिल जाती है? वो गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी है? ये है यमुना और ये है गंगा। इस तरीके से ये आगे जाके कहाँ आ जाएगी? ये आगे जाके मिल जाएगी, ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। यहाँ पे इसके राइट साइड से जो नदियाँ निकलती है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण एक नदी बनती है। एक यहाँ पे एक नदी यहाँ पे एक और निकलती है जिसे कहा जाता है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी है वो कहाँ पे जाके मिलेगी? वो पलिया सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और अगर हम देखें, थोड़ी सी इंक में चेंज करना चाहूँगा, ब्लैक इंक ले लेते हैं। यहाँ से एक नदी आती है, ये इस तरीके से कैसे आती है? ये काली सिंध नदी है। काली सिंध दो धाराओं के रूप में, आहू और काली सिंध के रूप में निकलती है। और इसकी एक सहायक आती है, वो आती है कौन सी? जो घोड़ा पचाड़ नदी के नाम से निकलती है, जो परवन नदी है। तो ये कौन सी है? ये है घोड़ा पचाड़ नदी और अजनार नदी। कौन सी है? घोड़ा पचाड़ और अजनार। ये संयुक्त धारा के रूप में निकलती है और ये बन जाती है परवन। कौन सी बन जाती है? परवन। ये है आहू नदी और काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। इनका संगम कहाँ हो जाएगा? इसका संगम है वो हो जाएगा नौनेरा। नौनेरा कहाँ पड़ता है? कोटा में। ये सब हम आगे डिटेल में लिखेंगे, लेकिन अगर हम मैप डिटेल में देख लेते हैं तो आगे हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आहू नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? आहू का अर्थ क्या हुआ? आहू यानी एक प्रकार से हाउ यानी नंदपुर भी आ जाएगा। नंदपुर झालावाड़ से इसका प्रवेश होता है। काला क्या है? काला बिंदा गांव जो पड़ता है झालावाड़ में पड़ता है, वहाँ से इसका प्रवेश होता है।
परवाह नहीं कर रही है किसकी, खड़ी खड़ी बेर खा रही है लेकिन परवाह नहीं कर रही है। खड़ी बेर से राजस्थान में परवर नदी का एंट्री होती है। और जो पार्वती नदी की एंट्री होती है, पार्वती जी की क्या करनी चाहिए, करिया करनी चाहिए। करियाहट, करियाहट कहाँ पे पड़ती है, ये जगह 12 में पड़ती है। यहाँ से इसका है जो प्रवेश होता है। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से पूरा का पूरा चंबल नदी बहुत बड़ा जाल बना रही है, तो इसलिए इसे चंबल नदी तंत्र के नाम से जाना। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। अब हमारे को हमने वैसे ये मैप अगर हमने देखा है ना, हमारा जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है चंबल नदी का उद्गम। हमने उद्गम कहाँ से करवाया है, ये देखिए हमने उद्गम करवाया है जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो चंबल नदी का उद्गम होता है वो होता है, कहाँ से होता है, इसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ियाँ महू के निकट मध्य प्रदेश से। जाना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ से, जाना पाव की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है महू जिला, लिख लेते हैं महू जिला या महू के निकट मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी है इसका है जो उद्गम होता है। फिर हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है राजस्थान में प्रवेश। ये देखिए हमने प्रवेश कहाँ से करवाया है, हमने प्रवेश करवाया है, ये देखिए 84गढ़ चित्तौड़ से हमने प्रवेश करवाया है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान में प्रवेश वो हो जाएगा 84गढ़ चित्तौड़ से, 84गढ़ चित्तौड़ से ये जो चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और अगर हम देखें, क्या देखेंगे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास इसका बहाव क्षेत्र आता है कि ये किस तरीके से अपना है जो वो किस तरीके से ये अपना पूरा करती है। तो वैसे ये मैप देख ही लिया, एक शॉर्ट में अगर हम केवल नाम अगर देखें तो ये बनती है, इसका उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियाँ। कहाँ से, जाना पाव की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर ये निकलती है, फिर राजस्थान में, फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान में प्रवेश हो जाएगा 84गढ़। 84गढ़ कहाँ पे पड़ती है, ये जगह पड़ती है चित्तौड़ में, इसका प्रवेश हो जाएगा। फिर ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी चित्तौड़ में आ जाएगी। इसका है वो जो बहाव है वो कहाँ हो जाएगा, वो बहाव है वो चित्तौड़ में हो जाएगा। चित्तौड़ में इसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, चित्तौड़ में अगर हम इसके ऊपर क्या क्या निर्मित किया हुआ है वो अगर देखें तो चित्तौड़ में इसके ऊपर जो बना हुआ है वो है, एक तो बना हुआ है बैसरोडगढ़, जो बैसरोडगढ़ दुर्ग है वो बामणी और जो चंबल नदी है इन दोनों के संगम के ऊपर बना हुआ है। बैसरोडगढ़ में ही इसके अंतर्गत बामणी नदी आके मिलती है और बैसरोडगढ़ में ही चंबल नदी के ऊपर छूलिया जलप्रपात बना हुआ है। फिर अगर हम देखें ये जो नदी है चंबल नदी चित्तौड़ के बाद प्रवेश करती है कहाँ पे, चित्तौड़ के बाद प्रवेश करती है कोटा में। कोटा में अगर हम देखें तो कोटा में इसके ऊपर क्या क्या है, कोटा में है इसके अंदर काली सिंध नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है, काली सिंध। कहाँ पे मिलेगी, नौनेरा कोटा में। ये हमने पहले भी देख रखा है। ये देखिए ये जो नदी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बिंदु कौन सा, ये वाला, ये नौनेरा में ये कौन सी नदी आके मिल रही है, ये पूरी की पूरी काली सिंध की ये सारी की सारी परवन, अजनर, घोड़ा पचाड़, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। कोटा के बाद ये नदी प्रवेश करती है, कहाँ करेगी प्रवेश, कोटा हो गया, कोटा के बाद ये प्रवेश करेगी बूंदी में। बूंदी में इसके अंतर्गत कुछ नहीं होता। बूंदी के बाद ये आती है सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। तो सवाई माधोपुर में इसके अंतर्गत 2 या 3 एक्टिविटी होती है, जिसको अगर हम देखें तो जो
सवाई माधोपुर में इसके साथ क्या क्या होता है? सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है रामेश्वर। कौन सी जगह पड़ती है? रामेश्वर। रामेश्वर में इसके साथ क्या होता है? चंबल नदी में दो नदियां आके मिलती है, एक का नाम आता है बनास और एक का नाम आता है सीप। चंबल, बनास और सीप ये तीनों मिलके रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। एक और जगह पड़ती है जिसका नाम आता है पलिया। सवाई माधोपुर में ही पलिया जगह पड़ती है, जहाँ पे कौन सी नदी आके मिलती है? ये देखिए, क्या यार ऐसे भूल जाते हो, ये पलिया, ये पलिया में कौन सी है? वो आके मिलती है पार्वती। और ये हमारा रामेश्वर, रामेश्वर में बनास और सीप, ये दोनों जगह किसकी है? ये हो गई सवाई माधोपुर की। नौनेरा कोटा की हो गई, भैंसरोडगढ़ हो गया, ये हमने अभी अभी चर्चा कर ली है। पलिया में कौन सी नदी आके मिलेगी? तो पलिया में जो नदी आके मिलेगी वो मिलेगी पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी आके मिलेगी। फिर अगर हम देखें तो ये करौली, सवाई माधोपुर के बाद ये जाती है करौली में, इसके साथ कुछ नहीं होता। करौली के बाद ये निकलती है धौलपुर। कहाँ पे? धौलपुर। धौलपुर पे भी इसके साथ कुछ नहीं होता है। धौलपुर के बाद ये नदी आगे निकलती है, कहाँ पे? ये नदी निकलेगी इटावा। इटावा जो कि जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ये किसमें जाके मिल जाएगी? ये मिलेगी यमुना नदी में। इस तरीके से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान के कितने जिलों में आ जाएगा? राजस्थान के अगर हम जिले गिनने बैठे, क्या है, गिन लेते हैं ना। ये देखिए, एक जिला हो गया, दो कोटा, तीन बूंदी, चार सवाई माधोपुर, पांच करौली और छठा धौलपुर। राजस्थान में कितने जिलों में बहाव है? वो है 6 जिलों में। अगर हम राज्यों की चर्चा करें, राज्य अगर हम देखें तो राज्य कितने हो जाएंगे? राज्य हो जाएगा एक मध्य प्रदेश, दूसरा ये पूरा का पूरा कौन सा है? ये राजस्थान सेकंड नंबर पे, और ये जो यूपी देख रहे हैं ना, यूपी कितने नंबर पे? यूपी थर्ड नंबर पे हो जाएगा। राज्य की बात करें तो 3 नंबर पे। तो इसके अंतर्गत एक स्लाइड बना के अपन लिख लेते हैं कि इस जिले कितने हैं और राज्य कितने हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं बहाव। बहाव अगर पूरे राज्य में देखें, पूरे राज्य में, तो 3 राज्य कौन कौन से? एक हो जाएगा एमपी, राजस्थान और तीसरा कौन सा? यूपी। अगर हम बहाव देख रहे हैं तो बहाव अगर हम राजस्थान में देखें, कहाँ पे? राजस्थान में अगर हम बहाव देखें तो कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले? सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, बूंदी में उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और एक कौन सा जिला है? एक और हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है धौलपुर। 6 जिलों से होके गुजरती। आगे बढ़ते हैं तो चंबल नदी के बारे में हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है ये कितने राज्यों में बहती है। अभी अभी जस्ट चर्चा करके आए हैं, कितने राज्य? 3 राज्य हो जाएंगे। नाम क्या क्या हो जाएगा? एक हमने कहा यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, एक यह राजस्थान से होकर गुजरती है, और कहाँ से? और यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी जगह पे? इटावा या मुरादगंज करके जगह पड़ती है, वहाँ पे यह यमुना नदी में मिल जाती है। क्या है? 3 राज्यों से ये गुजरती है। और अगर हम देखें कि राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र, अगर हम राजस्थान में बहाव क्षेत्र की चर्चा करें, राजस्थान में बहाव क्षेत्र ये कितने जिले हो जाएंगे? अभी अभी चर्चा करके आए, 6 जिलों में। 6 जिलों के अगर हम नाम देके जल्दी जल्दी से, अभी तो आप लोग बोलो, जल्दी से बोलो। अरे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, कोटा बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कहाँ से होकर गुजरेगी? करौली और धौलपुर। चलो
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम चंबल नदी को मैप के ऊपर समझने का प्रयास। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग चंबल नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ये पड़ती है, इसका उद्गम है वो दानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ से? इस तरीके से ये चित्तौड़ के बाद ये कोटा में जाती है। कोटा के बाद ये बूंदी जिला आ गया। फिर ये सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। फिर ये करौली धौलपुर होते हुए ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आए हमारे सामने? एक हमारे सामने ये देखिए, ये जो जिला दिख रहे हैं ना, ये है चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ के बाद ये किस में प्रवेश किया है? इसने किया है कोटा। कहाँ प्रवेश किया है? कोटा में। कोटा के बाद ये इसने प्रवेश किया है बूंदी के बाद ये देखिए, ये है सवाई माधोपुर, ये है करौली, और ये कौन सा जिला है? ये है धौलपुर। इस तरीके से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि चंबल नदी किस तरीके से इसका जो बहाव है वो पूरा होता है। आगे अगर हम देखें कि चंबल नदी का समापन कहाँ पे होता है, तो चंबल नदी का अगर हम समापन देखें तो इसका समापन हमने कहाँ चर्चा की है? ये देखिए, चलिए इस स्लाइड को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम तो वैसे बन ही गया है हमारा, लेकिन हम लोग चंबल नदी का समापन देख रहे हैं। तो समापन हमने कहाँ करवाया है? समापन हमने करवाया है यहाँ पे। कहाँ पे? यमुना नदी में। ये यूपी में जगह पड़ती है, जो कि इटावा मुरादगंज के पास पड़ता है। वहाँ पे ये इसका है जो समापन है वो हो जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चंबल नदी का समापन। इसका समापन होता है यमुना नदी में। कहाँ पे इसका समापन हो रहा है? इसका समापन हो रहा है यमुना नदी में। यमुना नदी में भी अगर जगह पूछे तो वो हो जाएगी इटावा। इटावा कहाँ पड़ता है? इटावा नज़दीक पड़ता है मुरादगंज के निकट। कहाँ पे? मुरादगंज एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके निकट ये पड़ती है यूपी में। इसका वो समापन हो जाता है। फिर अगर हम देखें इसकी कुल लंबाई कितनी आती है, तो इसकी कुल लंबाई आती है, वो आती है कितनी? 965 किलोमीटर। फिर अगर हम चर्चा करें, क्या चर्चा करेंगे? वही राजस्थान में इसकी लेंथ कितनी है। राजस्थान में अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो ये राजस्थान में टोटल 135 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके चंबल नदी के बारे में एक और इसकी प्रमुख है कि इसका पाट क्या है। इसके पाट की चौड़ाई एवं गहराई कहाँ सर्वाधिक है? पाट से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है? पाट की जो गहराई है, गहराई व चौड़ाई, ये सर्वाधिक कहाँ पे है? पाट की जो गहराई है वो और चौड़ाई है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा गहरी कहाँ पे है चंबल नदी, और चौड़ी कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवराय पाटन में। कहाँ पे? केशवराय पाटन। केशवराय पाटन जो जगह पड़ती है कहाँ पे? बूंदी में ये जगह पड़ती है। यहाँ पे इसके जो पाट की जो गहराई है और चौड़ाई है वो सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं अगर देख लेते हैं, क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। हम लोग क्या देख रहे हैं? इसकी
प्रमुख विशेषताएं देखेंगे तो इसके अंतर्गत विशेषताओं में हमारे पास जो पहली विशेषता आ जाती है कि इसके ऊपर क्या बना हुआ है, बैसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इस पर कौन सा, एक तो दुर्ग कौन सा है, बैसरोडगढ़, और बैसरोडगढ़ के दुर्ग के पास में क्या है, चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी आती है, 18 मीटर। ये हम आगे जब हम चूलिया जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम विशेषता पढ़ रहे हैं तो यह बिंदु ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ध्यान में रखना है, इस पर बैसरोडगढ़ के निकट जो बैसरोडगढ़ दुर्ग है, बैसरोडगढ़ के निकट क्या बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। इसकी अगर हम अगली विशेषता देखें तो इसके ऊपर यह राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी अगर कौन सी है तो वो हो जाएगी यह, नहीं तो ऐसे लिख लेते डायरेक्ट, राजस्थान में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी। अवनालिका अपर्दन से क्या अर्थ हुआ, अवनालिका अपर्दन से अर्थ यह हुआ जो मिट्टी का जो अपर्दन है वो जल के द्वारा अपर्दन करने वाली अगर कोई नदी है तो वो सर्वाधिक करने वाली नदी है चंबल नदी हो जाएगी। अगला अगर हम इसकी विशेषता देखें तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नदी, ये क्या है, यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी कौन सी है, चंबल घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम देखें चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की, कहाँ की, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी का अर्थ हुआ, सबसे लंबी का अर्थ हुआ लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पे मैं एक नोट डाल के बात लिख लेता हूँ, अगर पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखें यानी जो पूर्णतः राजस्थान में देखें, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी यानी जो पूरी की पूरी राजस्थान में बहती है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बनास नदी। पूरे राजस्थान में बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा बनास नदी। लेकिन राजस्थान की अगर सबसे लंबी नदी देखें तो वो हो जाएगी कौन सी नदी, चंबल। आगे हम देखते हैं इसकी और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो वो है चंबल नदी हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है। क्यों प्रमुख नदी है, क्योंकि ये जो चंबल नदी हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। इसके अंदर से ये 2 जिले हैं ना, कोटा और बूंदी, इन 2 जिलों में कौन सी नदी बहती है, इन 2 जिलों में अभी हम चर्चा करके आए हैं चंबल नदी बहती है। तो यह हाड़ौती के पठार की कैसी नदी हो जाएगी, यह हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी हो जाएगी। अगर हम आगे और बात करें इसके बारे में, इस नदी के किनारे बैसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है, बैसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके किनारे, चंबल नदी के किनारे, चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है, चंबल व बामणी का संगम होता है, वहाँ पे ये नदी, ये दुर्ग बना हुआ है।
इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहा जाता है? वेल्लोर। यह एक व्यापारिक दुर्ग है। यह व्यापारियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? यह व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बैसरोडगढ़ दुर्ग। ये देखिए, नदी देखेंगे तो ये कौन सी नदी आ रही है? ये नदी आ रही है बामणी। बामणी और ये चंबल, बामणी और संगम के बीच में कौन सी नदी आ जाएगी? कौन सा दुर्ग है? बैसरोडगढ़ दुर्ग। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चंबल नदी के बारे में अगर हम और फैक्ट देखें तो इसके ऊपर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है। क्या स्थित है? राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे एक ब्रिज आता है जिसका नाम आता है हैंगिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज का क्या अर्थ हुआ? झूलता हुआ ब्रिज। कैसा ब्रिज है? ये हैंगिंग है, यानी एक प्रकार से झूलता हुआ है। झूलता हुआ ब्रिज यानी पुल भी मान सकते हैं। कहाँ स्थित है ये हैंगिंग ब्रिज? कोटा में। तो कोटा में कौन सी नदी के ऊपर? तो हो जाएगा चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी पर स्थित है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो अफवाह प्रणाली है वो वृत्ताकार वृक्षाकार है, वृक्ष के रूप में। ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक क्या है? ये पूरी की पूरी एक प्रकार से वृक्ष की शाखाएं निकली हुई है। कैसे? ये मेन डाली है और इसकी ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से शाखाएं निकली हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो अफवाह प्रणाली है, इसकी अफवाह प्रणाली कैसी है? अफवाह प्रणाली वृक्षाकार है। कैसी है? वृक्षाकार है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक और इसके बारे में है, बूंदी का जो केशवराय पाटन है उसके पास में यह गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का निर्माण करती है। वैसे हमने इसकी गहरे सर्वाधिक कहाँ पे है? तो हमने पढ़ा था केशवराय पाटन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यह एक गोर्ज का निर्माण करती है। बूंदी के केशवराय पाटन, केशवराय एक पाटन जो जगह पड़ती है, केशवराय पाटन के पास गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? गहरे गोर्ज का निर्माण कौन करती है? चंबल नदी करती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो चंबल नदी के ऊपर बांध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंबल नदी के ऊपर जो बांध बने हुए, कितने बांध बने हुए? 4 बांध है। 4 बांध चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। अगर हम इनके पहला अगर बांध का नाम देखने का प्रयास करें तो नाम आता है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? बांध का नाम आता है, बांध का नाम क्या मिलता है? गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर जो बांध है ये कहाँ पे है? ये है मंदसौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। अगर हम दूसरे बांध की चर्चा करें तो जो दूसरा बांध आता है उसका नाम आता है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है ना, उसके अंतर्गत ये पड़ता है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और राणा प्रताप सागर के बारे में अगर हम एक विशेषता देखें तो जो कैचमेंट एरिया है ना, सर्वाधिक भराव क्षमता किसकी हो जाएगी?
सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध अगर देखें, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला अगर हम बांध की चर्चा करें तो वो बांध कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। फिर अगर हम तीसरा अगर बांध देखें तो जिसका नाम आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, ये जो जवाहर सागर बांध है यह राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। और अगर हम चौथा बांध की बात करें तो उसका नाम आता है कोटा बैराज। क्या है? कोटा बैराज। और नाम से आप समझ गए होंगे ये क्या होगा? ये होगा कोटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है कोटा। और क्या क्या बात करें इसके बारे में, तो जो कोटा बैराज है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कैचमेंट एरिया, जो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया कौन से बांध, कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? वो हो जाएगा कोटा बैराज। क से कैचमेंट, क से कोटा बैराज याद रख लीजिए। भराव क्षमता के आधार पर राणा प्रताप हो जाएगा। और अगर हम कुछ नोट डाल के और अगर हम देखें, क्या देखेंगे? हाँ जी, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और बांधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में बांध के बारे में दो और क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है, एक आता है सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है। क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक आता है सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है और एक आता है सर्वाधिक लंबा। राजस्थान में देखें तो जो सर्वाधिक ऊंचा बांध आता है उसका नाम आता है जाखम बांध। क्या नाम मिलता है? जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में बनाया हुआ है। और कौन सी नदी के ऊपर? तो नदी हो जाएगी जाखम नदी के ऊपर बनाया हुआ बांध है, प्रतापगढ़ में स्थित है। और ये सबसे ऊंचा बांध है। फिर अगर हम देखें कि सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है, तो सर्वाधिक लंबा बांध आता है माही बजाज। नाम भी बड़ा है तो उसी के हिसाब से ये लंबा बांध भी हो जाएगा। सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध है ना, ये सबसे लंबा बांध है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और नदी कौन सी हो जाएगी? हाँ, नाम में ही लिखा हुआ है, माही नदी के ऊपर बनाया हुआ बांध है। तो हमने क्या क्या बात की है? हमने बात की है, और अगर हम देख लेते हैं यहीं पे मैं एक छोटा सा सर्वाधिक ही लिख रहे, कैचमेंट एरिया। सर्वाधिक कैचमेंट किसका हो जाएगा? कोटा बैराज का। और भराव सर्वाधिक किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर। किसका हो जाएगा? राणा प्रताप सागर। और ऊंचा किसका हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा जाखम, और लंबा माही बजाज। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला जो बिंदु आता है वो आता है क्या बिंदु आता है? चूलिया जलप्रपात। अगर हम चूलिया जलप्रपात के बारे में चर्चा करें, क्या किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं चूलिया जलप्रपात। तो इसकी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऐसे लिख लेते हैं, पॉइंट बना के लिखेंगे तब मजा आएगा। ये कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी? ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नदी कौन सी हो जाएगी? नदी है वो है चंबल नदी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या क्वेश्चन बनता है? इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई आ जाएगी 18 मीटर, इसकी जो ऊंचाई आती है।
और इसके बारे में इसकी एक प्रमुख विशेषता आती है। विशेषता क्या आ जाएगी? स्पेशल फैक्ट मान सकते हैं। विशेषता आ जाएगी, क्या आ जाएगी? यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल। यह राजस्थान का, ये कहाँ का है? यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब ही क्या हुआ? एक ऊंची, मान लेते हैं कि आपको जलप्रपात का मतलब तो आप समझ सकते हैं, वो आप वाटरफॉल देखते हैं ना, कोई ऊंची चट्टान होती है, ये मान लेते हैं कोई ऊंची चट्टान है, ये कोई ऊंचा धरातल है, यहाँ से अगर कोई नदी, मान लेते हैं ये कोई नदी यहाँ से आ रही है और ये धड़ाम करके यहाँ से ये जो गिरती है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये यहाँ से क्या है? ये वाटरफॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाटरफॉल कहलाता है। तो चूलिया जलप्रपात के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल नदी के ऊपर है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? वो हो जाएगा चूलिया जलप्रपात।